हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो सेशन में। एचपीजीके की वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एचपीजीके का पार्ट नंबर 94 डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको जो वीडियो सेशंस है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। आपका जो रिस्पांस है वीडियोस की तरफ वो भी बहुत अच्छा है। आपके जो पर्सनल मैसेजेस भी टेलीग्राम पर आते हैं उससे भी ये पता लगता है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वीडियो की तरफ वो बहुत अच्छा है। तो यही चीज़ें जो है वो हमें मोटिवेट करती है और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन हमें मिलता है। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए आज के वीडियो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1064। विच विलेज ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवेस्टेटेड बाय अ मैसिव लैंडस्लाइड इन सितंबर 1995। सितंबर 1995 में कुल्लू जिले का कौन सा गांव भारी भूस्खलन से तबाह हो गया था। देखो, ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लुगर भट्टी। लुगर भट्टी में सितंबर 1995 को एक मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था जिसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो मारे गए थे। अब यहाँ पर कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है तो उससे रिगार्डिंग क्योंकि कुछ नया हमने सीखना है, तो कुछ मैं एडिशनल फैक्ट्स यहाँ पर आपके लिए लेकर आया हूँ, तो उनको भी हम जान लेते हैं सो दैट आपकी जो तैयारी है वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट फैक्ट की, वो है सीरियल सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म। देखो, हम कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो कुल्लू में सीरियल सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? सेंज में। उसके बाद है पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन, ये हमें देखने को मिलता है हामटा जो कि कुल्लू में है, और कुना जो कि आनी में हमें देखने को मिलता है। उसके बाद है वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन, ये हमें देखने को मिलता है कटरैन में। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछा भी जाता है कि फर्स्ट एप्पल ऑर्चर्ड कुल्लू में किसके द्वारा लगाया गया था? तो वो व्यक्ति थे आरसी ली। और कई बार ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि कब लगाया गया था, तो ईयर आपने याद रखना है 1870। उसके बाद नेक्स्ट फैक्ट है अंगोरा रियरिंग फार्म, जो कि एक प्राइवेट फार्म है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कहाँ पे है? कुल्लू के मोहल में, ठीक है। इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था? वर्ष 1964। याद करो, प्रीवियस वीडियो में 1964 से हमने दो चीज़ें जानी थी, ठीक है। एक था कंदरौर ब्रिज। कंदरौर ब्रिज जो है, कब इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुआ था? 1964। एक हमने बात की थी स्लापड़ ब्रिज। स्लापड़ ब्रिज भी हमने देखा था जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही है। इसका जो कंस्ट्रक्शन ईयर है वो भी 1964 ही था, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप रिलेट करते हुए चलेंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव आपकी स्टडी होती जाएगी। तो ये सारे फैक्ट्स हमने जाने, अब क्यों ना हम इनको रिवाइज कर लें। तो फटाफट से हम रिवाइज करते हैं जो भी चीज़ें हमने आज सीखी है। सबसे पहले हम बात करेंगे सीरियल सीड मल्टीप्लिकेशन फार्म, ये हमें देखने को मिला सेंज में। उसके बाद है पोटैटो डेवलपमेंट स्टेशन, ये हमें दो जगह देखने को मिलता है, एक तो था हामटा और दूसरा क्या था? कुना, ठीक है। उसके बाद बात करें वेजिटेबल रिसर्च स्टेशन की, तो ये हमें देखने को मिलता है कटरैन में। उसके बाद फर्स्ट एप्पल ऑर्चर्ड, ये लगाया गया था आरसी ली के द्वारा, और कब लगाया गया था ये? 1870, ये हमने जाना। उसके बाद एंगोरा रियरिंग फार्म जो कि एक प्राइवेट फार्म है, इसको किस वर्ष एस्टेब्लिश किया गया? 1964। और अंगोरा रियरिंग फार्म है कहाँ पे? मोहल। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में जानी। तो उम्मीद करता हूँ जो सारे फैक्ट्स है वो आपको यहाँ पर साथ साथ याद हो गए हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1065। व्हेन डिड शिमला बिकेम द समर कैपिटल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? शिमला भारत सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बनी थी? देखो, ये वाला क्वेश्चन भी हाल ही में एचपीपीएससी के द्वारा पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शिमला जो है कब जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की समर कैपिटल बनी थी? वो ईयर था 1864, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद कुछ एक और एडिशनल पॉइंट्स मैंने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, उनको हम फटाफट से देखते हैं और उसके बाद हम इनको यहाँ पर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्ट है आर्मी हेडक्वार्टर कब शिफ्ट हुआ था शिमला टू दिल्ली? तो आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो शिफ्ट हुआ था 1941। सेकेंड फैक्ट है कि शिमला जो है कब समर कैपिटल बनी थी? 1864, जो कि हमने इस क्वेश्चन से जाना। उसके बाद यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब समर कैपिटल बनी थी शिमला, उस टाइम पर जो वॉइसरॉय थे वो कौन थे? तो उस टाइम पे जो वॉइसरॉय थे वो थे जॉन लॉरेंस, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि शिमला में फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंस जो है किसके द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था? तो वो व्यक्ति थे लेफ्टिनेंट रोज, और कब किया गया था? 1819 में, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो, एक नया क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सर्च किया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। वहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया था? वहाँ पर क्वेश्चन था कि जो 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ्स थे, इनका जो समर हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे था? अब देखो, दिक्कत कहाँ पे आती है जब आपके पास ऑप्शंस आते हैं, तो वहाँ पर ऑप्शंस आपको किस तरह से देंगे? बार्नस कोट, गॉर्टन कैसल, ठीक है, या फिर रॉकनी कैसल, या फिर नन। तो अब बताइए, 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का जो समर हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर था? ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ का जो हेडक्वार्टर था, समर हेडक्वार्टर, वो कहाँ पे था? बार्नेस कोट। क्लियर? तो इसलिए मैंने ये वाला फैक्ट भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है।
अब करते हैं इनको रिवाइज। तो फटाफट से रिवाइज करते हैं। पहला फैक्ट हमने क्या जाना था कि किस वर्ष जो है आर्मी हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ था शिमला टू दिल्ली, तो उसका ईयर था 1941, ये हमने जाना। सेकंड जो फैक्ट हमने जाना था वहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि किस वर्ष शिमला जो है उसको समर कैपिटल बनाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो ईयर था 1864, और उस टाइम पे जो वॉइसरॉय थे वो कौन थे, जॉन लॉरेंस, ये हमने जाना। उसके बाद हमने बात की थी कि फर्स्ट ब्रिटिश रेजिडेंस जो है वो किसके द्वारा सेटअप किया गया था, तो वो व्यक्ति थे लेफ्टिनेंट रोज। कब किया था, 1819। लास्ट फैक्ट जो हमने यहाँ पर जाना था कि 6 ब्रिटिश कमांडर इन चीफ, इसका जो समर हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर था, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, बार्नस कोर्ट। तो ये सारे फैक्ट्स हमने रिवाइज भी कर लिए। उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें अब आपके माइंड में फिट हो गई होगी। आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी एक HPGK की MCQ फॉर्म में एक बुकलेट आती है जिसमें आपको 1000 MCQs मिल जाते हैं और साथ में ही आपको इसमें एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलती है। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका HP हाईकोर्ट का एग्जाम आने वाला है जहाँ पर डायरेक्ट 30 मार्क्स का HPGK आपसे पूछा जाना है। तो अगर आप अपना HPGK स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो आप जो है इस PDF को ज़रूर परचेज़ करें। तो इन PDFs को परचेज़ करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन करना है। इसको ज्वाइन करने के लिए इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप मुझे पर्सनली वहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो HPGK वाला पोर्शन आपका यहाँ से कवर हो जाता है। उसके बाद आपको पता है कि 10 मार्क्स का जो है हाई कोर्ट में वो कंप्यूटर पूछा जाना है, ठीक है। तो कंप्यूटर के लिए भी मैंने PYQs की एक कंपाइलेशन बनाई है जिसमें आपको 3000 प्लस MCQs देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो 3000 प्लस MCQs है ये आपका JOAIT में भी आपको हेल्प कर देगा, ठीक है। तो दोनों के लिए ये यहाँ पर बेनिफिशियल हो जाता है। तो आप कंप्यूटर यहाँ से कवर कर सकते हैं। तो आपके HP हाई कोर्ट में 40 मार्क्स तो कहीं पर भी जाने नहीं वाले। अगर आप इन दोनों PDFs को डिटेल में अच्छे से पढ़ लेते हैं तो 40 मार्क्स तो आपके कंफर्म है ही है। उसके बाद आपको पता है कि 20 मार्क्स का रीजनिंग पूछना है, तो रीजनिंग भी उतना टफ रहती नहीं है, ठीक है। तो रीजनिंग में भी आप 18 से 19 नंबर इजीली ले सकते हो। उसके बाद जो आपका मेन फोकस है वो आपका करंट अफेयर पे रहना चाहिए और थोड़ा बहुत इंडियन जीके पे रहना चाहिए। इंडियन जीके भी ज़्यादा डीप नहीं पूछते, बस स्टैटिक सा डाटा वहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। तो 40 नंबर अगर आपने कंफर्म करने हैं तो आप इन PDFs को परचेज कर सकते हैं। और यही PDFs आपको HAS लेवल तक भी हेल्प करने वाली है, एलाइड लेवल तक भी हेल्प करने वाली है। तो इन PDFs का फ़ायदा यही है कि आप HAS लेवल तक की जो तैयारी है वो इनसे कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1066 इन विच ईयर वॉज द नाहन फाउंड्री लिमिटेड एस्टेब्लिश्ड। नाहन फाउंड्री लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखो यहाँ से हम सिर्फ 2 ही फैक्ट जानने वाले हैं क्योंकि ज़्यादा फैक्ट्स भी आपको कंफ्यूज कर देंगे। सबसे पहला फैक्ट हम जानेंगे जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नाहन फाउंड्री लिमिटेड जो है इसको कब एस्टेब्लिश किया गया था। तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1875। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछ सकते हैं कि नाहन फाउंड्री लिमिटेड जो है किसके द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी, तो वो थे राजा शमशेर सिंह, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स ही आपने यहाँ से याद रख लेने हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 1067 इन विच ईयर वॉज द रेसिन एंड टर्पेंटाइन फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड। रेसिन और तारपीन फैक्ट्री की स्थापना किस वर्ष की गई थी। देखो इससे पिछले क्वेश्चन में हमने बात की थी नाहन फाउंड्री लिमिटेड की, उसको एस्टेब्लिश किया गया था 1875 और किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, राजा शमशेर सिंह। यहाँ पर पूछा गया है रेसिन और तारपीन फैक्ट्री जो है कब एस्टेब्लिश की गई थी, तो इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। देखो 1945 में इसको जो है एस्टेब्लिश कर दिया गया था, पर ये जो फैक्ट्री है वो ऑपरेशनल कब हुई थी, वो हुई थी 1949 को। तो 2 क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बन सकते हैं, या तो आपसे ऑपरेशनल ईयर पूछ सकते हैं कि इसमें काम करना कब से स्टार्ट हुआ 1949, पर एस्टेब्लिश कब हुई 1945, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 1068 विच कंट्री कोलैबोरेटेड विद इंडिया फॉर इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन मंडी डिस्ट्रिक्ट। मंडी जिले में उन्नत कृषि विकास कार्यक्रम के लिए किस देश ने भारत के साथ सहयोग किया था। देखो इस क्वेश्चन से हम बहुत कुछ जानने वाले हैं और यहाँ पर जो हम जानने वाले हैं किसी ना किसी एग्जाम में आपको क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ध्यान से हम यहाँ पर सीखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की। देखो ये जो प्रोग्राम था इसको कब लॉन्च किया गया था, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 1962 में इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ये जो प्रोग्राम था ये कब से कब तक चला, इसका टेन्योर क्या था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो ये जो मंडी डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम चला ये 1962 से लेकर 1974 तक चला। तो इंडिया ने किसके साथ कोलैबोरेशन की थी, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। तो जर्मनी आपने मेनली याद रखना है। लॉन्च कब किया गया था 1962 और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम किस डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया था, मंडी डिस्ट्रिक्ट। ये आपको पता होना चाहिए। लॉन्च कब किया 1962, ठीक है। किसके साथ कोलैबोरेट किया, फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद पिछली वीडियो में हमने बात की थी मिड हिमालयन
फटाफट से रिवाइज करते हैं। मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये जो प्रोजेक्ट था मिड हिमालयन वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या फिर प्रोग्राम कह लो, इसको किस वर्ष जो है वो लॉन्च किया गया था? तो वर्ष 2005, एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं 1 अक्टूबर 2005। उसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस किया था मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मशरूम डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो कब लॉन्च किया गया था? 1985 में। और कहाँ पर इसको लॉन्च किया गया था? पालमपुर। क्लियर? तो इस तरह से सारे जो पॉइंट्स है वो आपने ध्यान में रखने हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 1069। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिन हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स इन हिमाचल प्रदेश? निम्नलिखित में से किस बेसिन में हिमाचल प्रदेश में ग्लेशियरों की संख्या सबसे अधिक है? देखो ये वाला क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर्स है वो किस रिवर बेसिन में आपको देखने को मिलते हैं? सतलुज रिवर बेसिन्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब आपकी सहूलियत के लिए अगर आप इस पीडीएफ को परचेज करते हैं, ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पर मैंने नोट्स इंक्लूड कर दिए हैं। तभी मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आप जो पीडीएफ है इसको ज़रूर परचेज करिए। अब इस पीडीएफ को परचेज करने का फ़ायदा क्या है? आप यहीं पर ही जो अपने नोट्स है वो भी बना सकते हैं और साथ में रीड भी कर सकते हैं। तो चंद्रा वैली में जो जो ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो चंद्रा वैली में जो जो ग्लेशियर्स है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके, बार बार इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। भागा वैली में कौन से ग्लेशियर्स आते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पट्टन वैली और चंद्रभागा वैली में कौन से ग्लेशियर्स आते हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक पॉइंट्स भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए हैं। वैसे तो हमने ये वाला टॉपिक कवर कर दिया है, पर आपके रिविजन के लिए मैंने इनको यहाँ पर इंक्लूड किया है। सबसे पहले बात करते हैं कि कैप्टन हारकोर्ट जो थे, इन्होंने बड़ा शिगड़ी जो ग्लेशियर है उसको कब कनकट किया था? तो 1869 आपने याद रखना है। स्टेफेंसन ने जो है कब बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को कनकट किया था? 1858। उसके बाद बात करें कि इंडियन आर्मी से भी एक पर्सन रहे हैं जिन्होंने बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को जो है कनकट किया था, वो थे मेजर बलजीत सिंह। कब किया था? 1970 में। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे की एक टीम आई थी, इन्होंने भी विजिट किया था। अब जो वो टीम जिन्होंने विजिट किया ग्लेशियर को, उसमें 2 पर्सन थे, एक था वॉकर, एक था ईएच पॉस्को। इन्होंने 1906 में जो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को कनकट किया था। ठीक है, तो ये 3-4 पॉइंट्स हमने यहाँ पर जाने। अब फटाफट से हम इनको रिवाइज भी कर लेते हैं। देखो कैप्टन हारकोर्ट ने कब जो है बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को कनकट किया था? वो वर्ष था 1869। उसके बाद स्टेफेंसन ने कब विजिट किया था? 1858। उसके बाद इंडियन आर्मी के भी एक पर्सन रहे जिन्होंने बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर को कनकट किया, वो व्यक्ति थे मेजर बलजीत सिंह। कब किया था? वर्ष 1970 में। उसके बाद जियोलॉजिकल सर्वे की टीम ने भी विजिट किया था। कब किया था? 1906। अब वो जो जियोलॉजिकल सर्वे की टीम थी उसमें 2 पर्सन थे। अब वो जो 2 पर्सन है वो कौन थे? वॉकर एंड पॉस्को। ये हमने जाना। तो उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स आपको अब क्लियर है। अगला क्वेश्चन है 1070। जांगियाम डायलेक्ट इज स्पोकन इन विच तहसील ऑफ हिमाचल प्रदेश? जांगियाम बोली हिमाचल प्रदेश के किस तहसील में बोली जाती है? देखो इस क्वेश्चन से हम बहुत कुछ यहाँ पर जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जांगियाम डायलेक्ट की। देखो जांगियाम डायलेक्ट जो है ये कहाँ पे बोली जाती है? एक तो जंगी में बोली जाती है, लिप्पा असरंग जो कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, यहाँ पर बोली जाती है। ये जो विलेजेस है ये किसके अंतर्गत आते हैं? मोरंग तहसील के। ठीक है, तो मोस्टली आपने याद रखना है कि मोरंग तहसील में जो है जांगियम डायलेक्ट बोली जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद सेकंड डायलेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड डायलेक्ट है यहाँ पर शुमचो डायलेक्ट। देखो ये जो शुमचो डायलेक्ट है ये बोली जाती है आपकी कनाम में बोली जाती है, लबरांग में बोली जाती है, स्पीलो में बोली जाती है, शियासो में बोली जाती है, तेलिंग में बोली जाती है और रुशकालंग में बोली जाती है, जो कि पू तहसील में हमें देखने को मिलता है। थोड़े से नाम थोड़े से टफ है याद करना, पर एक दो बार अगर आप रीड करेंगे तो ईजिली हो जाएगा। उसके बाद देखो किन्नौरी और जांगियम का मिक्सचर भी हमें देखने को मिलता है। ये मोस्टली जो है वो रक्षम और छितकुल 2 विलेजेस में बोली जाती है जो सांगला तहसील के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये 3 डायलेक्ट्स आपको पता होने चाहिए कहाँ पर ये बोली जाती है, किस तहसील में बोली जाती है। तो एक दो बार रीड करेंगे तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1071। व्हाट इज द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ आदि ब्रह्मा टेम्पल ऑफ खोखन? देखो यहाँ से पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उस टाइम पे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि आदि ब्रह्मा टेम्पल जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे स्थित है? ठीक है, तो आदि ब्रह्मा टेम्पल जो है वो आपने याद रख लेना है कहाँ पे स्थित है? खोखन में। पहला पॉइंट तो यही याद रखना है। उसके बाद अगर इसके आर्किटेक्चरल स्टाइल की बात करते हैं तो आदि ब्रह्मा टेम्पल जो है इसको पेगोडा शैली में बनाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखो यहाँ पर पेगोडा स्टाइल की बात हो रही है, तो क्यों ना जितने भी टेम्पल्स पैगोडा शैली में बने उनको फटाफट से रिवाइज कर ले, सो दैट आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। ठीक है, तो पैगोडा शैली में जो जो मंदिर बने हैं उनको हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं
त्रिपुरा सुंदरी। देखो यहाँ से और क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। त्रिपुरा सुंदरी टेम्पल जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पर पड़ता है? तो ये पड़ता है नग्गर में। ये पॉइंट आपने ध्यान में रखना है। दूसरा टेम्पल जो इस शैली में बना है वो है त्रियुग नारायण। त्रियुग नारायण टेम्पल जो है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि त्रियुग नारायण टेम्पल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है दयार। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं तीसरे टेम्पल की, वो है आदि ब्रह्मा, जो कि हमने इस क्वेश्चन से जाना। उसके बाद बात करते हैं प्राश्यर टेम्पल और छतरी। प्राश्यर एंड छतरी टेम्पल जो कि आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस किस डिस्ट्रिक्ट से कौन सा मंदिर बिलोंग करता है। तीन हमारे क्लियर हो गए। उसके बाद बात करते हैं सुंगरा महेश्वर। सुंगरा महेश्वर जी का जो टेम्पल है ये हमें देखने को मिलता है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर, और ये भी किस शैली में बना है? पेगोड़ा शैली में। तो ये जो 5 टेम्पल मैंने बताए, एक टेम्पल यहाँ पर छूट रहा है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा टेम्पल जो है जो मैंने नहीं बताया जो पेगोड़ा शैली में बना है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी तो इसका आंसर आप कर पाएंगे। ठीक है, तो सारे पॉइंट्स ध्यान में रखिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे 1072। एज पर सेंसिस 2011 लिटरेसी रेट वाइज रैंक ऑफ एचपी इन इंडिया इज। जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के अनुसार हिमाचल प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? देखो, अगर किसी ने प्रीवियस वीडियो को फॉलो किया है तो वहाँ पर मैंने ये चीज़ आपको बता रखी है कि हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट वाइज भारत में कौन सा स्थान है। तो हमने डिस्कस किया था कौन सा रैंक है, 11th रैंक। ठीक है, और ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब लिटरेसी रेट की बात हो रही है तो एचपी का लिटरेसी रेट हम रिवाइज कर लेते हैं। ओवरऑल कितना है? 82.8%। वहीं अगर मेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो वो है 89.53%। वहीं अगर फीमेल लिटरेसी रेट की बात करते हैं तो ये है 75.93%। सारा डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 1073। शिलारू स्टेडियम वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? देखो, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। शिलारू स्टेडियम जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? शिमला डिस्ट्रिक्ट। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपने नारकंडा को कभी विजिट किया है तो नारकंडा से पहले जो आपका स्टेशन आता है वो है शिलारू। तो शिलारू में आपको एक हॉकी स्टेडियम देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि तो शिलारू में जो स्टेडियम है वो किससे रिलेटेड है? हॉकी से। ये आपको पता होना चाहिए। और कब ये एस्टेब्लिश हुआ था? वर्ष 2010 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। प्रीवियस वीडियो में हमने नालदेहरा गोल्फ कोर्स की भी बात की थी। तो नालदेहरा में जो गोल्फ कोर्स है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? ठीक है, उसको जो है 1903 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। ये ईयर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शिलारू स्टेडियम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों फैक्ट्स याद रखिएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आप इन वीडियोस का पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो वहाँ से आप चैनल को ज्वाइन करके पर्सनली मुझे इनबॉक्स करके इन पीडीएफ्स को परचेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। टिल देन, बाय बाय।